आज हम जिस केस के बारे में आपको बताएंगे, ये एक तरीके से परफेक्ट मर्डर हो सकता था, मगर 50 दिन बाद कार में मिली एक खून की बूंद के कारण केस पूरा सुलझ गया। हम बात कर रहे हैं कीर्ति व्यास मर्डर केस के बारे में। कीर्ति व्यास का शव कहानी लिखे जाने तक यानी कि अब तक नहीं मिला है। कीर्ति मुंबई के ग्रांड रोड के पास अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कीर्ति पहले तो एक बैंक में जॉब कर रही होती है, फिर कुछ साल बाद उसे वो जॉब छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद कीर्ति नई जॉब की तलाश करती है और उसे 2017 में मुंबई के अंधेरी में स्थित बी ब्लंट सैलून में जॉब मिल जाती है। बी ब्लंट सैलून बॉलीवुड की एक्टर्स अधुना भवानी का है। 15 मार्च 2018 को कीर्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है और उसके अपार्टमेंट के पास रोड पर वेट कर रहे दो दोस्तों के साथ कार में बैठकर ऑफिस की ओर बढ़ती है। रोज की दिनचर्या की तरह कीर्ति के ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ घर के काम में लग जाती है। कीर्ति ऑफिस से शाम को 5 बजे तक घर वापस आ जाती है। कीर्ति की माँ दिन में 2 बजे कीर्ति को घर का कुछ सामान लाने के लिए कॉल करती है कि वह आते टाइम कुछ सामान खरीद लाए। उसकी माँ फोन करती है पर कीर्ति का फोन बंद आता है। कीर्ति की माँ को लगता है कि शायद ऑफिस में कोई मीटिंग होगी, जिसके चलते कीर्ति ने अपना फोन बंद कर लिया होगा। ये सोचकर अब कीर्ति की माँ फिर से अपने घर के काम में लग जाती है। शाम के 8 बज जाते हैं। कीर्ति अब तक घर नहीं लौटती है। कीर्ति की माँ को चिंता होती है। कीर्ति की माँ ऑफिस कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि कीर्ति आज ऑफिस आई ही नहीं। यह जानकर कीर्ति की माँ और भी ज्यादा डर जाती है और उसे चिंता होती है। उसके मन में अब बुरे ख्याल भी आने लग जाते हैं कि भी कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। वह कीर्ति के दोस्तों के पास कॉल करती है, पर कीर्ति के सभी दोस्त बताते हैं कि उनके पास तो कीर्ति आज आई ही नहीं। जब उसके दोस्त फोन करते हैं तो कीर्ति का फोन भी बंद आ रहा था। अब जब कीर्ति के दोस्तों को पता लगता है तो वह लोग भी कीर्ति के फोन पर फोन मिलाते हैं, पर कीर्ति का फोन बंद आता है। कीर्ति के घर वाले सभी रिश्तेदारियों में भी पता करते हैं कि भी कीर्ति आपके यहाँ आई या नहीं, पर वहां से भी एक ही जवाब मिलता है कि कीर्ति का नहीं पता। शहर में भी इधर उधर कीर्ति को उसके दोस्त भी ढूंढते हैं, पर कीर्ति का कोई अता पता नहीं। परेशान होकर अब घर वाले अगले दिन सुबह डॉक्टर दादा भांडमाकर मार्ग पुलिस थाने जाते हैं। वहां वो बताते हैं कि कीर्ति घर से सुबह 7:30 पर ऑफिस के लिए निकली थी, पर वह अभी तक घर नहीं लौटी है। पुलिस 11 बजे के आसपास बी ब्लंट सैलून जाती है और वहां कीर्ति के बारे में पूछताछ करती है। वहां से पुलिस को पता चलता है कि कीर्ति तो ऑफिस गई ही नहीं। पुलिस कीर्ति के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करती है, पर सबका कहना होता है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन पुलिस फिर से कीर्ति के सैलून जाती है और वहां काम करने वाले सब लोगों से बारी बारी पूछताछ करती है। इसी दौरान बी ब्लंट सैलून में काम करने वाले अर्जुन और काव्या पुलिस को बताते हैं कि कीर्ति 15 मार्च को उनके साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकली थी, पर वह रास्ते में ग्रांड रोड स्टेशन पर उतर गई थी। अर्जुन और काव्या पुलिस को यह भी बताते हैं कि कीर्ति ने कार से उतरने से पहले उन्हें कहा था कि वह किसी दोस्त से मिलेगी, फिर ऑफिस आएगी। पुलिस अर्जुन और काव्या को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं ताकि उनकी स्टेटमेंट नोट की जा सके। पुलिस स्टेटमेंट नोट करके अर्जुन और काव्या का मोबाइल नंबर ले लेती है। पुलिस मोबाइल नंबर अब इसलिए लेती है क्योंकि इस केस में कुछ और पूछना पड़े तो उनकी मदद मिल जाएगी। अगले दिन अर्जुन काव्या की स्टेटमेंट को पुलिस अब अच्छे से पढ़ती है और पता लगाती है कि क्या काव्या और अर्जुन सच बोल रहे हैं या झूठ। सबसे पहले पुलिस कीर्ति के अपार्टमेंट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि कीर्ति काव्या और अर्जुन की कार में बैठकर ऑफिस के लिए गई थी। अब पुलिस ग्रांड रोड स्टेशन पर पहुंचती है। ग्रांड रोड स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस 100-150 सीसीटीवी कैमरों में देखती है तो उन्हें कीर्ति कार से उतरती दिखाई नहीं देती है। जब स्टेशन से थोड़ी दूर लगे कैमरों में देखा जाता है तो अर्जुन और काव्या गाड़ी में जाते दिखाई देते हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि इन्होंने कीर्ति को सच में उतार दिया होगा। ये केस अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनने जा रहा था, क्योंकि कीर्ति को पुलिस ने उतरते नहीं देखा। पर जब स्टेशन से 200 मीटर दूर लगे सीसीटीवी देखे जाते हैं तो पता चलता है कि कार में कीर्ति नहीं है।
सोचने वाली बात ये थी कि उन 3-4 मिनट के अंदर आखिर कीर्ति अब गई तो गई कहाँ। पुलिस मामले की जांच के लिए अर्जुन और काव्या को फिर से बुलाती है, मगर पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं पता लगता कि जिससे इस केस में कोई रिजल्ट निकल कर आए। इस केस में कुछ काबिल अफसरों को भी लगाया जाता है और नई टीम बनाई जाती है जो स्पेशल इसी केस पर काम कर रही होती है। पुलिस की नई टीम फैसला लेती है कि वह शुरू से इस मामले की छानबीन करेगी। पुलिस शुरू से छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले कीर्ति के घर वालों, रिश्तेदारों और ऑफिस में काम करने वालों से पूछताछ करती है, मगर कीर्ति का पुलिस को भी अब कहीं अता पता नहीं चलता। फिर पुलिस अर्जुन और काव्या को पूछताछ के लिए बुलाती है। उनको समय दिया जाता है कि भी आप इस टाइम पुलिस स्टेशन आ जाएं। दिए समय के अनुसार अगले दिन काव्या और अर्जुन पुलिस स्टेशन आते हैं और पुलिस को कीर्ति के बारे में सारी जानकारी देते हैं। पुलिस काव्या और अर्जुन की हर स्टेटमेंट और उनके एक एक कहे शब्दों को नोट करती है, मगर पुलिस को इस बारे में कुछ नया नहीं पता चलता। आखिरी बार कीर्ति को अर्जुन और काव्या के साथ देखा गया था। पुलिस काव्या और अर्जुन को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, पर ये दोनों पुलिस के लिए सस्पेक्ट बन चुके थे। पुलिस इन पर शक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये दोनों पुलिस की पूरी मदद भी कर रहे थे। अखबारों और न्यूज चैनल्स में खबर छपने लगी कि पुलिस अब तक इस मामले में आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है और ना ही कीर्ति जिंदा है या मर चुकी है इस बात का कोई पता लगा पाई है। पुलिस इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर देती है। अब जो भी करना था मुंबई क्राइम ब्रांच को करना था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ऑफिस और कीर्ति के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। इसमें काव्या अर्जुन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यह उनका तीसरी बार था कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा हो। सभी कैमरों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाती है, पर पुलिस के सामने वही चीजें निकल कर आती है कि कीर्ति इन 3-4 मिनट के दौरान गई तो गई कहां पर। कीर्ति को गायब हुए करीब 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कीर्ति का कोई अता पता नहीं। अब पुलिस फैसला लेती है कि कार की फोरेंसिक जांच हो। कार काव्या की थी। पुलिस काव्या से कार की जांच की अनुमति लेती है और कार को फोरेंसिक भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद कार की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसके बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। रिपोर्ट ये कि कार की पिछली सीट पर एक खून की बूंद मिलती है। अब उस खून के सैंपल को पुलिस कीर्ति के मां के ब्लड से मिलवाती है। फिर पता लगता है कि दोनों का डीएनए मैच हो गया। डीएनए मैच होने के बाद पुलिस का शक काव्या और अर्जुन पर सीधा आ जाता है। पुलिस काव्या और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, मगर वो वही अपनी पहले वाली कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने पहले 3-4 बार पुलिस को सुनाई थी। जब पुलिस उन्हें बताती है कि कीर्ति के खून की बूंद उनकी गाड़ी से बरामद हो गई है, पुलिस उनको कहती है कि बेहतर रहेगा तुम खुद सब सच बता दो। पर काव्या और अर्जुन कहाँ सच बोलने वाले थे। दोनों पुलिस को अब भी सच नहीं बताते। जब पुलिस टॉर्चर करती है, दोनों से उगलवाना शुरू करती है, तो दोनों फिर शुरू होते हैं कहानी बताना। अर्जुन पुलिस को बताता है कि काव्या के साथ उसका अफेयर चल रहा है और काव्या शादीशुदा है, ये बात उसके घर ना बताई जाए। अर्जुन बताता है कि उसने काव्या के दुपट्टे से कीर्ति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस काम में काव्या भी उसके साथ थी और मारने के बाद वो ऑफिस चले गए थे। जब तक वो अब ऑफिस में रहे, शाम को 5 बजे तक, तब तक लाश कार में ही रही। 5 बजे ऑफिस से निकलकर वो कार में बैठते हैं और कीर्ति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चल पड़ते हैं। फिर वो लाश को क्रिक नदी में डाल देते हैं और कार को अच्छे से वॉश करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार साफ करने वाले ने उसमें कमी छोड़ दी, जिसके चलते एक खून बूंद पुलिस को मिल जाती है। पुलिस काव्या अर्जुन से पूछती है कि तुमने क्यों मारा कीर्ति को, तो वो बताते हैं कि ऑफिस में अर्जुन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, जिसके चलते मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग में कीर्ति अर्जुन को ऑफिस से निकलवाने वाली थी, इसलिए उन्होंने कीर्ति को रास्ते से हटाना उचित समझा। पुलिस क्रिक नदी पर दोनों आरोपियों को लेकर जाती है और उनसे पूछा जाता है कि कहाँ फेंका है। दोनों आरोपी निशानदेही करवाते हैं। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम नदी में कीर्ति की डेड बॉडी को ढूंढती है, पर उन्हें कीर्ति का कोई सुराग नहीं मिलता। क्रिक नदी अरब सागर से भी मिलती है,
अब पुलिस को ये लगता है कि कीर्ति की लाश यहाँ से बहकर सागर में चली गई हो, ये भी हो सकता है। कुछ हद तक सागर में ढूंढा जाता है, पर सागर बहुत बड़ा है। पूरे सागर में एनडीआरएफ शव को नहीं ढूंढ सकती, इसीलिए शायद कीर्ति की लाश अब तक बरामद नहीं हुई है। काव्या और अर्जुन को जेल भेज दिया जाता है। सबूतों के अभाव में 1 साल बाद काव्या जेल से बाहर आ जाती है जमानत पर। फिलहाल कहानी लिखे जाने तक अर्जुन जेल में बंद है। अब जब बात पुलिस अधिकारियों से की जाए इस मामले में, तो वो बताते हैं कि अगर कीर्ति की लाश मिल जाती तो आरोपियों को सजा हो सकती थी, मगर लाश बरामद ना होने के कारण अर्जुन का केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि अर्जुन जेल से अब बाहर आ सकता है। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो खून की एक बूंद नहीं मिलती तो ये केस एक परफेक्ट मर्डर हो सकता था। सिर्फ खून की एक बूंद के कारण आरोपी पकड़े गए। आज की कहानी पूरी हुई। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे अब जाना होगा, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिएगा। बाय।